हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो कि मैट्रिसेस का पार्ट 4 है, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था कि दो मैट्रिसेस तभी और तभी मल्टीप्लाई की जा सकती हैं जब उन दोनों में जो पहली वाली मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हो जाए, है ना। तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाते थे, दो मैट्रिसेस को। तो अब उन मैट्रिसेस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये हमें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस के साथ अच्छे से डील कर सकें। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, वो आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, हम इन जनरल ही काम लेके चलेंगे। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इज़ इन जनरल, इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ऐसा कोई केस हो भी सकता है जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया हो और बी और ए को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों बराबर आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कम्यूटेटिव है, लेकिन इन जनरल नहीं है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं होगा ऐसा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम इसके प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस मैं इन्हें अच्छे से समझा दे रही हूँ। ठीक है, प्रूफ आप देख सकते हैं, तो इसको मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे देखा जा सकता है। जैसे सपोज ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, इसको हम ऐसे भी दिखा ही सकते हैं वैसे तो, 3/3 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी मैंने कोई मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर है 3/2। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। इसका मतलब जो ए बी होगा, ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही तो देखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल तब है जब नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे पहले वाले के कॉलम्स के बराबर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाए। ठीक है, तब ए भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें बी ए निकालना चाहूँ तो बी ए के लिए कैसे लेना पड़ेगा, मुझे पहले इसको देखना पड़ेगा। बी ए अगर लिया जाएगा तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए ना, पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर तो है ही नहीं। इसका मतलब बी ए तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। पर कोई केस ऐसा आ गया बाय चांस जहाँ पर ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ए बी ए के इक्वल ना आए। दोनों का जो आंसर आएगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम आए। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, इन जनरल ऐसा ही होता है। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव तो नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। हमने क्या सीखा कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, अगर हमने ए और बी दो मैट्रिसेस ली हैं, हो सकता है ए और बी एग्जिस्ट करता हो और बी और ए ना करता हो। ठीक है, और ए भी एग्जिस्ट करता है, बी ए भी एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। हाँ, किसी केस में इक्वल हुआ तो वो फिर एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है ना इन जनरल। इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी को फॉलो करे। हमें नंबर्स को भी समझते चलना है साथ में। हम जैसे नंबर्स में करते थे ना, 2 × 3 6 आता था, फिर 3 × 2 भी क्या आ जाता था, 6 आ जाता था, आता था। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में पूरी बात चेंज हो गई है। जब हम दो मैट्रिसेस को ले रहे हैं तो ए भी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, 3/3 का ही ले लेते हैं। 2 1 3 4 1 5 और 2 4 और 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। और एक मैट्रिक्स में बी 3/2 की ले लेती हूँ। 3/2 का मतलब जिसमें 3 रोज़ होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, राइट। तो 3 रोज़ और 2 कॉलम, 2 1 3 4 5 1, मैं ऐसा एक दो मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ए बी, ये मेरे पास 3/3 है, हमें ये तो पता है ना। इस वाले को देख के हम ये तो कह पा रहे हैं ना कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो ए बी तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी की एग्जिस्टेंस तो है। बी ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बी ए को हम देखेंगे अभी कि बी ए में ऐसा होगा या नहीं होगा। पहले ए बी को कर लेते हैं, ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी क्या आता है। तो पहले, उससे पहले मैंने क्या कहा था, पहले हम ऑर्डर डिटरमाइन कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या आने वाला रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ये जो ए बी मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर क्या होगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में, कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर पहले वाले के नंबर ऑफ रोज उतने ही होंगे
रिजल्टेंट मैट्रिक्स में रोज़ कितनी होंगी, उतनी ही जितनी पहली मैट्रिक्स में थी, और कॉलम्स उतने होंगे जितनी दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम्स थे। तो अब ये जो मैट्रिक्स हमारी बननी है ना, ये 3/2 की बननी है, हमें ये तो पता चल गया है। अब हम उसके हिसाब से इसमें एलिमेंट को फिल करते हैं। सबसे पहले मेरी क्या आएगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज़ आनी है और 2 कॉलम्स आने हैं, ठीक है। अब देखिए, मुझे पहली रो का और पहली कॉलम का एलिमेंट निकालना है। जो ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाला यहाँ पे जो मैं निकालूंगी फर्स्ट एलिमेंट, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है ना। तो मैंने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस हम उसी को फॉलो करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रो तो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2, ठीक है, प्लस फिर मैंने कहा था इनको हम आपस में ऐड करते हैं। सेकेंड एलिमेंट रो का कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3, और फिर थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे इजीली एक विजिबल हो जाए 3/2 की मैट्रिक्स आनी। अब मुझे फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का तो यहाँ से फर्स्ट रो ही ली जाएगी और यहाँ से क्या लिया जाएगा, फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेंगे। अब हम इसकी बारी करेंगे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 = 2, फिर प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 4, उसके बाद लास्ट में होगा 3 × 1, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट निकाल लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज से डील करते हैं, तो नंबर ऑफ रोज उतनी ही आती हैं जितनी पहले वाली मैट्रिक्स में होती है। दूसरी मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ कॉलम्स से डील करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही आते हैं जितनी दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड वाला, अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब ये वाली फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो 4 × 2, वही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, फिर सेकंड वाला सेकंड से, और थर्ड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे क्योंकि सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 × 1 प्लस 1 × 4 प्लस 5 × 1, ठीक है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक हो गया। अब हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 2 पहला, प्लस फिर 4 × 3 प्लस 6 × 5, ऑल राइट। और फिर ये वाला बचा अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 प्लस 4 × 4 एंड प्लस 6 × 1, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको लगा लिया। अब बस हमको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 3/2 की मैट्रिक्स बन रही है। तो ये आएगा 2 × 2 = 4, 4 प्लस ये कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 4 + 3 5 × 3 = 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, ठीक है। फिर यहाँ 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, 4 + 2 6 और 3, 6 + 3 9, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, 8 और 3 11 और 5 × 5 = 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। फिर 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 + 4 8, और ये मैंने आई थिंक 5 × 1 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, 5 × 1, 4 + 4 8 और 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16, और 5 × 6 = 30, 30 + 16 कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। इसके बाद 2 × 1 = 2, 4 × 4 = 16, 16 + 2 18, और 6 × 1 = 6, 18 के बाद 6 हमें ऐड करना है तो आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 3/2 की। यहाँ पर बी, यहाँ पे देखिए ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा था, पर इस वाले में क्या होगा, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। पर हमारे कुछ ऐसे मैट्रिसेस को हम लें जहाँ पर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन बी ए बी इक्वल ना आए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं, बस हमें वहाँ पे ऑर्डर्स को बस चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको भी 3/3 का ले लेती, जैसे 3/2 का मैंने लिया, मैं एक कॉलम और यहाँ पे ऐड कर दूँ, 3/3 का लूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है ना कि ए बी आ जाए, ए बी भी मतलब ए बी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है फिलहाल में, बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर करेगा, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वल हो या ना हो इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, मोस्ट जनरली क्या होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। अब आप कुछ और एग्जांपल्स को ट्राई करके देख सकते हैं कि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। बहुत कम ही एग्जांपल, रेयर ही एग्जांपल हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ऐसा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमें उनको ऑर्डर्स को, उनके एलिमेंट्स को इस तरह से रखना पड़ेगा कि वो आ जाए इक्वल। ठीक है, तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, अगर क्वेश्चन में मुझे कहा है कि ए बी सी डी के इक्वल है, कहने का क्या मतलब हुआ, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सी और डी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। सपोज आपको ए मैट्रिक्स भी दी हो, डी भी दी हो, सी भी दी हो, बी ना दी हो, आपको बी निकालनी है, तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि हम बी ए भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। नहीं, अगर आपको ए बी बोला है तो ए मैट्रिक्स जो भी दी है वो आप यहाँ रखिए, उसके बाद यहाँ बी को रखिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि बी को पहले रख दिया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता। ठीक है, तो हम ऐसे उनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उससे हमारी जो मैट्रिसेस के आंसर्स आएंगे वो अलग आएंगे, हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करें। ठीक है, तो हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर यानी कि आगे पीछे लिखने का ऑर्डर। ठीक है, और ये वाला ऑर्डर तो ऑफकोर्स चेंज नहीं कर सकते, बट मैं इनको लिखने के ऑर्डर की बात करूँ कि बी ए नहीं लिखा जा सकता, ए बी है तो ए बी ही लिखना पड़ेगा, मैट्रिसेस में ऐसे चलता है। ठीक है, तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिविटी की तरफ। तो अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो है एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कब होता है हमें पता है ना, जैसे हम 3 नंबर्स लिया करते थे छोटी क्लासेस में। कैसे करते थे, हम कहते थे कि हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से बाद में कर दें, है ना, या हम 2 को छोड़ देते हैं और 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों के आंसर सेम आते हैं, हम ऐसा पढ़ते थे ना। वही एडिशन में भी हम देखते थे कि 2 और 5 को पहले ऐड करें, फिर 3 को बाद में ऐड कर लें, या 2 को बाद में ऐड कर लेंगे, पहले 5 और 3 को ऐड कर लेते हैं, तो आंसर हमेशा हमारे सेम ही आया करते थे। ऐसा होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो बस वही वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मैट्रिसेस में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कब, जब दोनों साइड, जब दोनों डिफाइंड होंगे। ठीक है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, कि ऑर्डर्स ऐसा ना हो कि जहाँ पे ये तो डिफाइंड हो रहा है, ये डिफाइन ही नहीं हो रहा। जब भी डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर हम इक्वलिटी की बात तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या कह रही हूँ मैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है जब दोनों ही डिफाइंड होंगे, तभी और तभी होगा। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ पे नहीं चल रही हूँ, मैं सिर्फ इनको समझा रही हूँ कि क्या है, कैसे चल रही है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे होंगे, और ये मैंने मैट्रिक्स ली है एम बाई एन की। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स ली है बी, जिसके जो एलिमेंट्स है वो बी आई जे टाइप के हैं और जो ऑर्डर है वो एन बाई पी है। फिर एक मैट्रिक्स मैंने सी ली है जिसका सी आई जे है और ये पी बाई क्यू उसका ऑर्डर है। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी के लिए तो हमें 3 मैट्रिसेस लेनी पड़ेगी, तभी हम प्रॉपर्टीज़ को पूरा डिस्कस कर पाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि दोनों साइड्स डिफाइंड हैं। पहले हम चेक करते हैं इसके लिए, ए बी इंटू सी के लिए, और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे ए इंटू बी सी के लिए। ठीक है, पहले हम ए बी को देखते हैं, क्या ए बी डिफाइंड हो पा रहा है। अब देखिए, ए और बी को बनना है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है ना। तो जब ऐसा होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाता है। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है, अब ए बी का ऑर्डर क्या होने वाला है, ए बी के ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्डर की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाले में जितने रोज़ हैं उतने ही रोज़ इसमें आएंगे, सेकंड वाले में जितने कॉलम्स हैं उतने ही कॉलम्स इसमें आएंगे, तो एम बाई पी इसका ऑर्डर हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ए बी तो हो गया। अब इस ए बी को हमें सी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी से करना है इसके बाद, ये तो करना है ना। तो अब हम देखते हैं ए बी और सी का। हमें पता है कि ए बी का ऑर्डर, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ कि जो ए बी का ऑर्डर है वो एम बाई पी है। ठीक है, और जो सी का ऑर्डर है, मेरा सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है, सी का ऑर्डर है पी बाई क्यू है। तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो अब यहाँ पे जो ए बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, एम बाई क्यू। ठीक है, तो मतलब ये वाली साइड तो डिफाइंड है। अब इस वाली साइड को देखते हैं, ए को हमें छोड़ना है, पहले हमें इसको देखना है। ठीक है, तो ये बी सी है, इसका ऑर्डर देखते हैं हम क्या आएगा, पहले एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये देख लेते हैं। बी के नंबर ऑफ कॉलम्स सी के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है, हाँ है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है। ठीक है, अब एग्जिस्ट करने के बाद इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर मैंने क्या बोला था, ऑर्डर मैंने बोला जितना पहले वाले में रोज़ है और जितना दूसरे वाले में कॉलम्स है उतना ऑर्डर है, यानी कि एन बाई क्यू उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ऑर्डर एन बाई क्यू है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ए से। तो अब देखते हैं, ए का ऑर्डर मेरे पास क्या है, ए का ऑर्डर है एम बाई एन, बी सी का ऑर्डर क्या होगा, एन बाई क्यू। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज़ के बराबर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। हेंस अब जो ये ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, एम बाई क्यू का आएगा।
मतलब ये वाली साइड भी डिफाइंड है ना। तो देखिए ऑर्डर तो आ गए ना सेम, दोनों के ऑर्डर तो सेम आ गए, पर ऑर्डर सेम आने का ये मतलब नहीं होता कि इक्वल होंगे, लेकिन एसोसिएटिविटी में होते हैं इक्वल, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि 3/2 की हम बहुत सारी मैट्रिसेस को बना सकते हैं 3/2 ऑर्डर की, लेकिन वो उसमें एलिमेंट्स तो बार बार अलग अलग हम ले सकते हैं ना। लेकिन जब हम एसोसिएटिविटी की बात करें, जब हम कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में जो मैट्रिसेस हैं अगर वो डिफाइंड हैं दोनों साइड, अगर दोनों ही डिफाइंड हैं, बोथ साइड्स अगर डिफाइंड हो रही हैं, तो वो एसोसिएटिव होगा, ठीक है। डिफाइंड है तो देखिए ऑर्डर तो सेम आ गया, अब इसमें एलिमेंट्स भी क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, ठीक है। ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी में जो होना है उसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। मतलब जब हमने 2 मैट्रिसेस ऐड किया और एक मल्टीप्लाई कर दी है मैट्रिक्स उससे, तो ये जब दोनों साइड्स डिफाइंड होंगी, वही जो पिछले वाले केस में था, अगर दोनों साइड डिफाइंड होंगी तब ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिशन पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। अब इसको भी हम वैसे ही समझ लेते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये ए जो है, सपोज मैंने AIJ लिया है जिसका ऑर्डर m/n है, B मैंने एक मैट्रिक्स ली है BIJ जिसका ऑर्डर जो है वो n/p है, और C मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर है CIJ n/p ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने दोनों का ऑर्डर सेम क्यों लिया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। मैं इसको अभी फिलहाल मैं ये फर्स्ट वाले के लिए बात कर रही हूँ, सेकंड वाले में फिर हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें मैट्रिसेस को उस हिसाब से लेना पड़ेगा जैसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एडिशन पॉसिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे B+C था ना, तो हमने एडिशन में पढ़ा हुआ है, जब मैट्रिक्स एडिशन हमने देखा था, तो मैट्रिक्स एडिशन में हमने ये देखा था कि मैट्रिसेस ऐड तब हो पाएंगी जब उनके ऑर्डर्स सेम होंगे। तो मुझे B और C को ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए इनके ऑर्डर्स तो सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऑर्डर को सेम रखा हुआ है, ठीक है। फिर मुझे क्योंकि इनके एडिशन को A से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ऑर्डर किस तरीके का होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इनके नंबर ऑफ रोज के बराबर रखे गए हैं, ठीक है। तो हमें लेना तो ऐसा पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि दोनों साइड जब डिफाइंड होंगी तभी और तभी ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी यहाँ पर लागू हो पाएगी, ठीक है। अब देखते हैं फिर B और C ऐड तो हो जाएंगे ना, B और C ऐड होने के बाद ये जो ऑर्डर आएगा वो n/p आएगा। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि A का ऑर्डर जो है वो कितना है, A का ऑर्डर m/n है, ठीक है। इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर n/p आया है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गए, मीन्स इसका अब जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m/p, ठीक है। तो m/p ऑर्डर का जो है मेरा ये बनेगा। अब हम सेकंड साइड को देखते हैं। सेकंड साइड मेरे पास क्या है, AB + AC। अब हमें A और B को ऐड करना है, मुझे क्या हम अच्छा A और B को ऐड नहीं करना है, A और B को मल्टीप्लाई करना है ना। तो A और B क्या मल्टीप्लिकेबल है, A और B को देखिए, A का ऑर्डर m/n, B का ऑर्डर n/p, हाँ मल्टीप्लिकेबल है, बिल्कुल है। और AB का ऑर्डर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m/p, ठीक है। AC को देखिए, A का ऑर्डर फिर वही m/n है और C का ऑर्डर क्या है, n/p। तो फिर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर, मतलब AC भी डिफाइंड है, ठीक हो गया। अब आप ये सोचिए कि इन दोनों को ऐड करने पर ऑर्डर क्या आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ मैंने मुझे लगता है कुछ अच्छा, ये तो मैंने C का ऑर्डर लिखा हुआ है और इसका ऑर्डर था m/n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो इस वाली जो AC जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, m/p। तो दोनों के ऑर्डर सेम आए हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में एडिशन हो पाएंगे, मतलब इनका एडिशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली साइड भी डिफाइंड हुई, इधर वाली, और ये वाली साइड भी डिफाइंड है, ठीक है। ऑर्डर भी देखिए सेम आ रहे हैं, एलिमेंट्स भी इनमें सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। तो ये तो हुई पहली वाली। अब दूसरी वाली में हम सेम एग्जाम्पल से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो दोनों सेम ही हैं। अब मुझे A और B के ऑर्डर सेम लेने पड़ेंगे अगले वाले में, ठीक है। फिर C का ऑर्डर भी इस तरीके से रखना पड़ेगा कि वो मल्टीप्लिकेशन हो सके। हम ऐसा ले सकते हैं ना, अगर मैंने A को ऐसा लिया है AIJ टाइप का जिसका ऑर्डर m/n होगा, B को मैंने ऐसा लिया है BIJ टाइप जिसका ऑर्डर m/n होगा, मुझे दोनों के ऑर्डर सेम रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ A और B का एडिशन होना है, ठीक है। और C का हम ऐसे ले लेते हैं CIJ जिसका ऑर्डर n/p होगा, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर m/n आएगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, ये वाला चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंगे। अब ये वाला तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना, जैसे हमने इसको समझा है वैसे ही हम इसे भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हुई। तो अब है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता है ना कि जैसे हमारा नंबर सिस्टम है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना। मतलब हम किसी भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए करें कि नंबर सेम ही आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाए 1 से, तो 1 आइडेंटिटी हुई ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस की, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था तब हमने वहाँ पे भी इसको बताया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ए एम बाई एन की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर हम उस मैट्रिक्स का, ये क्या होगा, ये प्री मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अगर आगे से लिया है तो उसको प्री मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं और ये जब बाद में लिया है तो इसको हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर रहे हैं, जितने उसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी फिर ये। ठीक है, उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। फिर इसका रिवर्स भी है, इसका मतलब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, फिर जितनी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, जितने कॉलम्स होंगे उस मैट्रिक्स में, जो भी हमने ए मैट्रिक्स ले रखी है, उस मैट्रिक्स को अगर हम एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या, एन क्या है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो फिर से वापस क्या होगा, ए मैट्रिक्स ही हमें वापस से मिल जाएगी। हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जो प्री मल्टीप्लायर है वो एम ऑर्डर का है, जितने उसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं। पोस्ट मल्टीप्लायर क्या है, वो वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर का उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स लेती हूँ, ले लेते हैं 2 1 3 2 1 1। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ली है 3/2 ऑर्डर की। ठीक है, 3/2 ऑर्डर के लिए ये मेरी मैट्रिक्स ए है। तो सबसे पहले मैं आई एम ए निकालती हूँ। ठीक है, आई मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी बताइए। एम ये है, एन ये है, तो मैंने क्या कहा, एम यानी कि नंबर ऑफ रोज़, जितनी नंबर ऑफ रोज़ है उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, है ना। तो जिसमें क्या होंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, 1 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं 0 होते हैं। ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस किया है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और ए जो है क्या है, अब प्लीज़ सब कुछ मेंटेन कीजिएगा, ऐसे नहीं कि बीच से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फिर समझ में नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब जो मैंने मैट्रिक्स ली है ए, आई एम इंटू ए करना ना, तो ए क्या है 2 1 3 2 और 1 तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर वही बात, किस ऑर्डर की आएगी ये मैट्रिक्स, ये 3/3 ऑर्डर की है, ये 3/2 ऑर्डर की है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ के बराबर, तो ये फिर 3/2 की आनी है वापस से। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 रो आने वाली है और 2 कॉलम्स आने वाले हैं, ये हमें पता चल गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 2 1 2, 3 × 0 0 0, तो क्या बचा सिर्फ 2। ठीक है, फिर देखिए अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, ये 0 और ये वाला भी 0, तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ये तो 0 × 2 0, 0 × 3 सॉरी 1 × 3 1 3 और 0 × 1 फिर से 0, तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, खाली 2 बचेगा, है ना। फिर 0 0 और 1 है, और यहाँ पे फिर ये मल्टीप्लाई होगा जब इससे, तो दोनों 0 हो जाएंगे, खाली 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे फिर सिर्फ 1 बचेगा। तो क्या हुआ, क्या वापस से ये जब हमने प्री मल्टीप्लिकेशन किया उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जितने गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ थे, तो क्या हुआ, वही मैट्रिक्स वापस से मिल गई। अब यही सेम चीज़ होने वाली है जब हम इस मैट्रिक्स अब लेकिन ये ध्यान रखना है हाँ, कि पता चला आप इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पोस्ट नहीं, ये प्री मल्टीप्लिकेशन करने पे ही होगा। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन तो आपको शायद समझ भी आ रहा होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में 3/2 की पहले लेनी पड़ेगी, फिर 3/3 वाली लेनी पड़ेगी, तो यहाँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ के बराबर आएगा भी नहीं, तो ये तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला निकालते हैं। ये वाला कैसे करेंगे, ये वाले में पहले मुझे ए लेना पड़ेगा। ए क्या है 2 3 1 1 2 1। ठीक है, अब किस ऑर्डर की ली जाएगी, जितने उसमें नंबर ऑफ क्या है कॉलम्स, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 ऑर्डर की लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो था ये 3/2 का था, ये जो है वो कितना हो गया 2/2 का, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, एक काम करते हैं यहीं पे करते हैं शॉर्ट में, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा,
पहले इसमें कितना आएगा पहले ये देखते हैं। इसमें 3 रोज़ आएंगे और 2 कॉलम्स आएंगे, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, 2 कॉलम्स और 3 रोज़। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 1s are 2, 1 0s are 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। फिर ये वाला पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐड करते हैं ना फिर सारे एलिमेंट्स को। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0 और 3 प्लस 0 3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 0 0 जाएगा, 2 इंटू 1 2, देन इसको इससे करेंगे तो 1 1s are 1 और 1 0s are 0, तो ये फिर 1 बन जाएगा। एंड देन इसको करेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 1। देखिए फिर सेम आ गया ना। तो ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ रखना है इस बात का कि प्री मल्टीप्लिकेशन जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करना है उस ऑर्डर की, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन उस ऑर्डर की मैट्रिक्स से करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है। हमें ऑर्डर रिवर्स नहीं करना है। ऑर्डर रिवर्स करने में हमने देखा था कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मीन्स ये वाला ऑर्डर नहीं, कैसे लिखा है, इसे स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब मैं कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट बातें रिमार्क के तौर पर बता देना चाहती हूँ। पहला तो ये है, पहली बात जो ये है कि 2 मैट्रिसेस का, अगर मैंने कोई भी 2 मैट्रिसेस ली हैं, ये जो है नल मैट्रिसेस नहीं, नल मैट्रिसेस मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ए और बी कोई 2 मैट्रिसेस हैं। सपोज मैं ले लेती हूँ 0 2 0 0 और ये है 1 0 0 0। मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे ना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, तो पहला एलिमेंट 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ये भी 0 आ गई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 और ये भी 0, ये भी 0 हो गया फिर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 अगेन 0। तो क्या सीखा हमने इससे? हमने ये सीखा कि अगर 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे एक नल मैट्रिक्स मिल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 2 मैट्रिसेस होंगी उन दोनों में से किसी एक को नल होना पड़ेगा या दोनों को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब जो हम 2 मैट्रिसेस जैसे ले सकते हैं जो कि खुद नल मैट्रिसेस नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये तो पहला रिमार्क था, पहली बात जो हमें ध्यान रखनी थी। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, मैंने अगर ए कोई m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको मैं किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी एक नल मैट्रिक्स ही मिलती है, ठीक है। मतलब नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स ही देता है। और वैसे ये तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर मैं इसी का प्री मल्टीप्लिकेशन भी करूँ, किसी p क्रॉस m या p/m ऑर्डर की लेते हैं और यहाँ पे a जो है m/n ऑर्डर का लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा और जो मेरे पास फिर से मैट्रिक्स आएगी वो एक नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ये 2 बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या कि अगर एक 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने पर एक नल मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है, इट डजंट मीन जिनका प्रोडक्ट क्या है वो दोनों नल मैट्रिक्स थी या उसमें से कोई एक नल मैट्रिक्स थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, वो एक नल मैट्रिक्स ही आती है, ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक। तो ये 2 रिमार्क्स थे जो हमें ध्यान रखने थे। और एक और चीज़, तीसरी बात हम यहाँ पर और ध्यान वो रख सकते हैं कि अगर ए बी 0 आ रहा है, मतलब हो सकता है, अब ये तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है शायद, इसमें तो आ भी जाए। अगर ए और बी 0, तो हमने 2 मैट्रिसेस ली हैं जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए बी अगर ज़रूरी नहीं है, ए बी अगर 0 आ रहा है तो बी ए भी 0 आए, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, 0 1 0 0, ठीक है, ये ए है और यहाँ पे बी में ले लेती हूँ 1 0 0 0 ले लेती हूँ। 2 नल मैट्रिसेस नहीं है ना। अब अगर मैं ए बी निकालूँ, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 इंटू 1 0 0 1 2 0 0, तो पहला एलिमेंट 0। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही 0 हैं, ये तो मल्टीप्लाई होकर फिर ये 0 ही आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो 0 इंटू 1 0 और ये तो 0 ही है, ठीक है। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, यहाँ तो सभी 0 हैं, तो ये देखो नल मैट्रिक्स आया ए बी, ठीक है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बी ए भी 0 आएगा। अब बी ए करके देखते हैं, हाँ एक बार, बी क्या है 1 0 0 0 और यहाँ पे क्या है 0 1 0 0, इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा, ये आई थिंक विजिबल नहीं होगा, मैं इसको हटा लूँ, चलो हटाते नहीं है इसको, हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे निकाल रही हूँ इसको, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग चीज़ थी। यहाँ से हम इसको बस मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, लास्ट पोर्शन है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो मतलब 0 प्लस 0 0। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। और ये तो 0 इंटू 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो 0 ही आ जाना है। यहाँ 0 0 है और यहाँ 1 0 इंटू 1 0 और ये भी 0 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 हो गया। तो क्या नल मैट्रिक्स है? नहीं। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर ए बी 0 आया है तो ज़रूरी नहीं है बी ए भी 0 आए, नॉट नेसेसरी।
ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ए भी ज़ीरो आया है तो बी ए भी ज़ीरो ही आए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस पे बात, ठीक है। ओके, तो दो छोटी छोटी सी चीज़ें और बच रही है डिस्कस करने के लिए, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देख रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर मेरे को ए की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब ए ही होता है ना। ए की पावर 2 लिखी है तो इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है ना। अच्छा, अब अगर ऐसे ही कुछ लिखा हो, अगर ए की पावर 3 लिखी हो तो मैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकती हूँ। तो हर बार क्या हो रहा है कि हम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकती थी ना, ए रेस टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू ए। इसको मैं ऐसा लिख सकती थी ना, ए रेस टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू ए लिख सकती थी। तो अगर ऐसे ही ए रेस टू द पावर n होगी, मतलब ये जो थी इसमें से पावर 1 ही तो कम किया हमने, यहाँ पे पावर 1 कम कर दी। तो ए रेस टू द पावर जब n होगा उसको ए रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए लिखा जा सकता है, ठीक है। ये नोटेशंस हमें जनरली जब हम कुछ पीएमआई से रिलेटेड प्रूफ्स कर रहे होते हैं ना मैट्रिसेस में, पीएमआई वाले प्रूफ जब हम करते हैं तो ये वहाँ हमें काम आती है। तो अगर ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n है तो उसको हम ए रेस टू द पावर m प्लस n लिख लेते हैं। ए रेस टू द पावर m की होल पावर n है तो उसको हम लिख लेते हैं ए रेस टू द पावर m, ठीक है। जहाँ पे ये जो भी m और n है ये सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, मतलब पॉजिटिव पावर्स होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हमें पता है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल की पावर्स होती है वो क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होती है और या ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव पावर्स नहीं होती थी ना पॉलिनोमियल्स में, सेम वही बात है। तो अगर मेरे पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ले लेते हैं हम ए नॉट एक्स रेस टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेस टू द पावर, अब पावर कम हो जाती है ना, जैसे कि एक्स क्यूब लिखा है तो फिर एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, फिर एक्स की पावर 1 का टर्म